हे गाइस, तो कैसे हो आप सब? आप सबका फिर स्वागत हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने एलआईसी के पॉलिसी को कैसे सरेंडर कर सकते हो। तो अगर आपने कोई अपना एलआईसी का पॉलिसी करा रखा है और आप जो की है उसको बंद करना चाहते हो, मतलब कि उसको सरेंडर करना चाहते हो और चाहते हो कि आपने जितना भी पैसा भरा है अभी तक वो पैसा जो की है आपको वापस मिल जाए, तो आप कैसे कर सकते हो? तो इसका भी एक प्रोसेस है। मतलब एलआईसी जो की है खुद ऐसा एक ऑप्शन बना रखा है जिसमें जो की है आप सरेंडर कर सकते हो एलआईसी को और अपने जो पैसा भरा है आप उसको वापस ले सकते हो। पर इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप एलआईसी के पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो आपको जो की है पूरा पैसा नहीं मिलेगा। मतलब कि आपने जितना पैसा भरा है उसमें से कुछ पैसा कट जाएगा और उसके बाद जो की है आपको पैसा मिलेगा और आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, तो आप एलआईसी का पॉलिसी सरेंडर कर सकते हो, पर ये नहीं कि आपने अभी खोलाया और कुछ दिन बाद जो कि आप जाके सरेंडर कर दोगे, वैसा नहीं रहता है। इसका भी कुछ साल का टाइम रहता है। आई थिंक शायद 2 या 3 साल का टाइम रहता है। उतने दिन अगर आप भरे हो अपने पॉलिसी को, उसके बाद ही आप सरेंडर कर सकते हो। उससे पहले आप सरेंडर नहीं कर सकते हो। आपका कोई भी रीजन हो सकता है, किसी वजह से आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो या आपको जो की है पैसे की कमी हो या कुछ भी कारण हो सकता है जिस वजह से जो कि आप अपने एलआईसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हो कि जितना मैंने भरा है उसमें से कुछ काट पीट के मेरे को पैसा वापस मिल जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो और 100% जो की है आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा अगर आपने जो की है 2-3 साल से ज्यादा एलआईसी का अपने पॉलिसी को भरा है तो। ठीक है, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे करके जो की है आप सरेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हो और जो कि पूरा प्रोसेस करा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि आपको अपना सरेंडर वैल्यू जानना है। मतलब कि आप जब भी अपना पॉलिसी को सरेंडर करोगे तो उस समय में आपको कितना मिलने वाला है वो सबसे पहले आपको पता करना है। तो आप वो पता कैसे करोगे? उसके लिए आप जो की है सिंपली अपने एलआईसी के ब्रांच पे जा सकते हो, जो भी ब्रांच पे आपका एलआईसी का अकाउंट है। ठीक है, उधर में जाके आप पता कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो अपना एलआईसी का पॉलिसी नंबर बता के कि सर बता दीजिए कि इसमें जो की है मेरा सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा, तो लोग जो है चेक करके आपको बता देंगे। ठीक है, नहीं तो आप दूसरी चीज ये कर सकते हो कि घर पे बैठे बैठे जो की है अपना एलआईसी का कस्टमर केयर नंबर डायल कर सकते हो। ठीक है, एलआईसी का एक कस्टमर केयर नंबर है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, वो नंबर आप डायल कर सकते हो और उनसे जो की है पूछ सकते हो कि आपका जो पॉलिसी नंबर है उसका सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा, तो वो लोग भी कस्टमर केयर वाले भी आपको आसानी से बता देंगे। ठीक है, तो जो सरेंडर वैल्यू रहता है उतने रुपए के ही आसपास जो की है आपको पैसा मिलता है। हो सकता है कि थोड़ा सा कम बेसी हो जाए, पर उतने रुपए के ही आसपास जो की आपको पैसा मिलेगा उस समय पे जब भी आप सरेंडर करते होते हो। ठीक है, तो अब भाई ये तो आपको पता चल गया कि कितना रुपया जो की आपको मिलने वाला है जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हो। तो अब उसके बाद जो की है नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब भाई सरेंडर कैसे करोगे। तो सरेंडर करने का कुछ स्टेप रहता है, वो पूरा स्टेप जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देख लो मेरे पास कुछ फॉर्म्स है। ये सब फॉर्म जो कि है आपको एलआईसी के ब्रांच में आसानी से मिल जाएगा। जिस भी ब्रांच में आपका एलआईसी का अकाउंट है वो ब्रांच पे आप जाओगे, आप बोलोगे कि आपको एलआईसी का पॉलिसी सरेंडर करना है, तो सब जितने भी फॉर्म्स वगैरह रहते हैं वो लोग आपको निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो वही सब फॉर्म को आपको फिल करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले बता देता हूं कि कौन सा फॉर्म आपको लगेगा और साथ में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। ठीक है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो देख लो, इसमें जो की है सबसे पहला फॉर्म रहता है जिसको बोला जाता है फॉर्म नंबर 3510। ये आपको एलआईसी के ब्रांच पे ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा फॉर्म मिलता है 5074। ठीक है, ये भी आपको एलआईसी के ब्रांच पे ही मिल जाएगा। और उसके बाद जो की है हमारा तीसरा फॉर्म आ जाता है जिसको बोला जाता है एनईएफटी फॉर्म, या आप कह सकते हो इसको मैंडेट फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको एलआईसी के ब्रांच से मिल जाएगा, ये भी आप ले लेना। ठीक है, ये 3 फॉर्म हुआ। अब उसके बाद चौथा फॉर्म आता है एनेक्सर 1 और उसी के साथ में अटैच किया हुआ फॉर्म रहता है एनेक्सर 2। ठीक है, इसको जो की है इंटरव्यू एग्जिट फॉर्म भी बोला जाता है, एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2 को। ये दोनों फॉर्म भी आपको जो की है एलआईसी के ब्रांच से मिल जाएगा। तो यही 3-4 फॉर्म रहता है जो आपको एलआईसी के ब्रांच से सबसे पहले कलेक्ट करना रहता है। ठीक है, आप सबसे पहले अपने एलआईसी के ब्रांच में जाओगे, ये सब फॉर्म ले लोगे। अब उसके बाद जो की है आपको अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। डॉक्यूमेंट्स में जो की है आपको अपना आधार कार्ड रेडी करना है, आपको अपना पैन कार्ड रेडी करना है। रेडी क्या करोगे, आपके पास तो आधार कार्ड पैन कार्ड होगा ही। ठीक है, तो आधार कार्ड पैन कार्ड का एक जेरॉक्स कॉपी निकाल लेना। ठीक है, और साथ में जो की है आपका बैंक का जो पासबुक रहता है, जो भी बैंक में आप पैसा लेना चाहते हो वो बैंक का पासबुक लेना और उसका भी एक जेरॉक्स कॉपी निकाल लेना। जो फ्रंट पेज रहता है ना, जिसमें कि आपका अकाउंट नंबर वगैरह दिया रहता है, वो वाला पेज का जो की है एक जेरॉक्स कॉपी निकाल लेना। अगर आप पासबुक का जेरॉक्स नहीं देना चाहते तो उसके बदले आप जो की है एक कैंसिल चेक भी दे सकते हो। ठीक है, आपका बैंक का कैंसिल चेक आप चाहो तो वो भी दे सकते हो, नहीं तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने बैंक का जो पासबुक है उसका एक जेरॉक्स कॉपी दे दो। ठीक है, ये सब चीज आपने रेडी कर लिया। अब उसके बाद जो कि आपको क्या करना है, 1 रुपया का रेवेन्यू स्टैंप आता है, 1 रुपये का। ठीक है, रेवेन्यू स्टैंप वो आपको आसानी से आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, या आप जो कि है अपने अगल बगल के स्टेशनरी शॉप पे भी पता कर सकते हो। स्टेशनरी शॉप भी जो कि कितने बार वो रेवेन्यू स्टैंप रखते हैं। ठीक है,
हो सकता है कि 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैंप का दाम वो लोग जो कि 4 रुपए 5 रुपए ले, पर आपको जो कि आसानी से स्टेशनरी शॉप पे भी रेवेन्यू स्टैंप मिल जाएगा। तो आप जो कि 1 रुपए का एक रेवेन्यू स्टैंप भी ले लेना, ठीक है। तो ये सब चीज लेने के बाद जो कि है आपको बैठ जाना है ये फॉर्म को भरने के लिए। अब मैं आपको सिखाता हूं कि फॉर्म को आपको कैसे भरना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, फॉर्म भरना सीखते हैं। सो गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो जितना भी फॉर्म हम लोग को LIC सरेंडर करने के लिए मिलता है वो सभी फॉर्म जो कि मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा है, ठीक है। ये सब फॉर्म आपको LIC के ऑफिस में ही मिल जाएगा, वहां से आपको लेके आ जाना है, ठीक है। LIC के ऑफिस से आप ये सब फॉर्म ले आते हो। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको भरना कैसे है। तो सबसे पहला फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है फॉर्म नंबर 5310, ठीक है। 5310 कुछ ऐसा दिखता है फॉर्म। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर में इधर आपको पॉलिसी नंबर लिख देना है। इधर देखो, इधर पॉलिसी नंबर लिखा है और इधर जो कि जगह दे रखा है, इधर में आपको पॉलिसी नंबर लिख देना है। पॉलिसी नंबर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पॉलिसी नंबर आपको देखने को मिलेगा आपके पॉलिसी के बॉन्ड में, ठीक है। जब आपने LIC का पॉलिसी कराया होगा तो उस समय जो कि आपके पास एक पॉलिसी बॉन्ड मिला होगा LIC की तरफ से, ठीक है। LIC का एक कागज रहता है आपको मिला होगा, उसमें देखना है एक जगह पे लिखा रहेगा आपका पॉलिसी नंबर। तो पॉलिसी का जो नंबर रहता है वो आपको सेम टू सेम जो कि देख के यहाँ पे उतार के लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपना पॉलिसी नंबर पकड़ लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ लेता हूँ, ये हमारा पॉलिसी नंबर है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉलिसी नंबर। उसके बाद आपको सेकंड चीज क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है सिग्नेचर ऑफ एश्योर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ एश्योर्ड में इधर में आपको अपना साइन कर देना है, मतलब जिनका भी नाम से पॉलिसी है उनको अपना सिग्नेचर यहाँ पे करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना इधर एक साइन ऐसे बना के कर दिया। मेरा एक्चुअल में ये नाम नहीं है अनिल कुमार, मैंने ऐसे एक सैंपल के लिए आपको साइन करके दिखा दिया, ठीक है। तो पॉलिसी होल्डर का इधर सिग्नेचर हो जाएगा और उसके बाद ये वाला जगह आपको ब्लैंक छोड़ देना है और उसके बाद जो कि इधर डेट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो डेट में जो कि है आप उस दिन का डेट लगाओगे जिस दिन जो कि आप ये फॉर्म को जमा करने जा रहे हो LIC ऑफिस में, ठीक है। तो इधर जो कि आप अपना डेट लगा देना, जो भी दिन आप LIC का पॉलिसी जमा करने जा रहे हो। इधर मैंने 12 मार्च का डेट लगा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद जो कि है आपको ये फॉर्म से आगे बढ़ जाना है, अब दूसरे फॉर्म पे चले जाना है। दूसरा आपको ये वाला फॉर्म मिलता है जिसका फॉर्म नंबर है 5074। अब ये 5074 में आपको क्या करना है, 5074 में सबसे पहले आपको यहाँ पे पॉलिसी नंबर लिखने को कहा है, तो यहाँ पे आपको पॉलिसी नंबर लिख देना है। इधर हम फटाफट पॉलिसी नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इधर हमने पॉलिसी नंबर लिख दिया। अब उसके बाद जो कि है लिखा हुआ है ऑन द लाइफ ऑफ, यहाँ पे आपको पॉलिसी होल्डर का नाम लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि हम अनिल कुमार का नाम पकड़ के चल रहे हैं तो अनिल कुमार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको इधर अनिल कुमार लिख देना है या जो भी आपका पॉलिसी होल्डर का नाम है आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद रुपीस की जगह पे आप ब्लैंक छोड़ देना, नहीं भर के फायदा है क्योंकि आपका जो सरेंडर वैल्यू है वो डेट के हिसाब से थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, वो लोग खुद भर लेंगे, आपको गलत अमाउंट नहीं मिलेगा, आपको जो मिलना चाहिए वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये जो सरेंडर वैल्यू आपको बेशक पता चल गया है, आपने कस्टमर केयर में बात किया होगा या ब्रांच में जाकर पता किया होगा सरेंडर वैल्यू, तो आपको पता चल गया होगा, फिर भी आप इसको ब्लैंक छोड़ दो, वही ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब उसके बाद जो कि है इधर लिखा हुआ है IV, उसके नीचे 2 लाइन का गैप दिया हुआ है। तो पहला लाइन में आपको लिखना है पॉलिसी होल्डर का नाम, जैसे कि हमारा अनिल कुमार है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अनिल कुमार लिख दिया। तो वैसे ही अनिल कुमार लिखने के बाद ये सेकंड लाइन को आपको ब्लैंक छोड़ देना है और ये सब आपको सब खाली छोड़ देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैंप लगाना है, ठीक है। ये जगह पे यहाँ पे रेवेन्यू स्टैंप आपको चिपका देना है। 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैंप आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको जैसे कि मैंने बताया था पोस्ट ऑफिस पे, कोई भी आपका नियर बाय पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जाके बोलो तो आपको 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैंप दे देगा। आप 1 रुपये लेंगे और वो लोग जो 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैंप आपको दे देंगे। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अपनी नियर बाय स्टेशनरी शॉप वगैरह होगा उसमें जाकर पता करो, कितने स्टेशनरी वाले भी रखते हैं, वो लोग आपको 4-5 रुपये चार्ज करेंगे, 1 रुपये आपको रेवेन्यू स्टैंप 4-5 रुपये में दे देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चिपका देना उसे और चिपकाने के बाद जो कि है आपको इधर में अपना एक सिग्नेचर कर देना है। जो भी पॉलिसी होल्डर है वो यहाँ पे अपना साइन करेंगे। साइन को इस तरीके से करना है कि आपका जो इधर रेवेन्यू स्टैंप यहाँ पे चिपका रहेगा ना, यहाँ पे रेवेन्यू स्टैंप जो चिपका रहेगा इसको क्रॉस होते हुए जाना चाहिए। जैसे कि मान लो हमारा रेवेन्यू स्टैंप चिपका है तो हम अनिल कुमार का अगर साइन करेंगे यहाँ पे तो अनिल KUMAR, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर से होते हुए गया, तो वैसे रेवेन्यू स्टैंप का ऊपर से साइन होते हुए जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको साइन कर देना है और उसके बाद जो कि यहाँ पे आपको एक विटनेस लगाना पड़ता है, ठीक है। विटनेस में आप लगा सकते हैं अपने LIC का जो भी आपका एजेंट है उसका, ठीक है। अगर आपका LIC का कोई एजेंट है तो वो जो कि है अपना स्टैम्प मार के यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देगा। नहीं तो आप जो कि है आपके रिलेटिव के या आपके फैमिली मेंबर के या आपके कोई भी जान पहचान के आदमी है, कोई भी लोग है तो उसको जो कि है लेके आ जाना आप और उसका जो कि है यहाँ पे सिग्नेचर करवा देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए XYZ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सिग्नेचर करवा देना।
उसका फुल नेम लिख देना, XYZ या जो भी नाम है उनका लिख देना, वो क्या काम करते हैं वो आप लिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो कि उनका एड्रेस लिखा सकते हो, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं करवाना चाहते हो तो आप सिंपली जो कि है अपने LIC एजेंट या किसी भी LIC एजेंट को आप पकड़ो, उससे जो कि एक स्टैम्प मरवाओ और यहाँ पे एक साइन करवा दो उनका, तो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करवाने के बाद जो कि है ये वाला फॉर्म भी आपका ये पेज का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर आपको अगले पेज पे चले जाना है। आपको फिर ये वाला फॉर्म देखने को मिलता है इसी के पीछे तरफ। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसको आपको ऐसे क्रॉस कर देना है। अगर आप इंग्लिश में साइन करते हो उधर की तरफ तो आपको इसको क्रॉस कर देना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो कि आपको ये वाला फॉर्म देखने को मिलता है, इसको बोला जाता है NEFT फॉर्म, ठीक है। तो NEFT फॉर्म में आपको जो कि है अपना बैंक का डिटेल्स डालना पड़ता है। जो बैंक में आप पैसा लोगे वो बैंक का डिटेल्स आपको इधर एंटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को इधर ब्रांच लिखना पड़ता है। आपका LIC का जो भी ब्रांच पड़ता है वो ब्रांच लिख देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ तो सिलीगुड़ी ब्रांच पड़ता है मान लो मेरा, तो मैं अपना सिलीगुड़ी ब्रांच लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद इधर आपको पॉलिसी नंबर लिखना है। जो भी आपका LIC पॉलिसी आप सरेंडर कर रहे हो उसका नंबर लिख दें, जैसे कि हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया। तो वैसे आपका जो भी पॉलिसी नंबर होगा LIC के बॉन्ड पे लिखा होगा, आपको सेम टू सेम इधर लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद जो कि है आपको यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ पॉलिसी होल्डर / क्लेमेंट। तो मतलब कि जिसका नाम से जो पॉलिसी है उनका नाम यहाँ पे फिर से लिखना है। तो हमारा था अनिल कुमार, हम लिख देते अनिल कुमार, ठीक है। अनिल कुमार लिख दिया। अब बैंक नेम, जो बैंक में आप पैसा लेना चाहते हो वो बैंक का नाम लिखना है। जैसे कि हमारा अकाउंट मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो हम पूरा लिख देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देना। उसके बाद बैंक ब्रांच एड्रेस, ठीक है। अब आपको बैंक का जो आपका ब्रांच है उसका एड्रेस लिखना है। जैसे कि आपका होगा ना कि कोई भी बैंक होगा SBI का या जो भी बैंक, तो उसका एक ब्रांच का नाम होगा, ठीक है। जो भी आपका एरिया रहता है ब्रांच का उसका उसी का नाम से एक मतलब कि नाम रहता है ब्रांच का। तो वैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरा ब्रांच का नाम है सिलीगुड़ी ब्रांच, तो मैं यहाँ पे सिलीगुड़ी खाली लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। वैसे आप ब्रांच का नाम लिख देना, बैंक का ब्रांच का। उसके बाद जो कि है यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, क्या अकाउंट है, ठीक है। हमारा सेविंग अकाउंट है मान लो, तो मैं इधर सेविंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। जिस भी बैंक अकाउंट में पैसा लोगे उस बैंक अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे हम जैसे कि अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैंने अपना मान लो बैंक अकाउंट का नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है। IFSC कोड जो कि आपके बैंक के पासबुक के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको वो देख के एंटर कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि हम डाल देते हैं SBIN 002842 फॉर एग्जाम्पल के मैंने डाल दिया, ठीक है। वैसे आपका जो भी IFSC कोड रहेगा वो आपके बैंक के पासबुक के ऊपर देखने को मिल जाएगा, आपको देख के सेम टू सेम एंटर कर देना है। उसके बाद जो कि यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिस पे मैसेज वगैरह आएगा, ठीक है। तो इधर में अपना मोबाइल नंबर आप डाल देना। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक मोबाइल नंबर बैठा देता हूँ कुछ भी, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ 94। मेरा नंबर नहीं, आप ये मत समझ लीजिए मेरा नंबर है और मेरे को कॉल कर दो, ऐसा नहीं, ठीक है। मैं कुछ भी रैंडम नंबर बैठा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी रैंडम नंबर बैठा हूँ, इसको ये मत समझ लेना कि मेरा नंबर है और मेरे को कॉल मत कर देना, किसी और को भाई कॉल जा सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने कोई रैंडम नंबर बैठा दिया। उसके बाद इधर आप चाहो तो ईमेल आईडी डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपका ईमेल आईडी है तो आप इधर बॉक्स में ये लाइन में ईमेल आईडी डाल दो। अब उसके बाद जो कि है यहाँ पे पूछ रहा है कि आप LIC पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी मैसेज वगैरह होता है तो आप रिसीव करना चाहोगे या नहीं, तो इधर में आप यस पे टिक कर दो, ठीक है। इधर आप यस पे टिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो कि है क्या चीज़ मतलब कि डाल रहे हो, कैंसिल चेक लगा रहे हो या आप जो कि है पासबुक का एक फोटोकॉपी लगा रहे हो। तो इधर में आप जो भी लगा रहे हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट में जो कि है पासबुक का एक जेरोक्स कॉपी देना पड़ेगा, नहीं तो जो कि है आपको अपना कैंसिल चेक एक देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि आप अपना पासबुक का एक जेरोक्स दे दो, उसी में सब डिटेल्स रहता है, तो उधर से वो लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इधर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं पासबुक का कॉपी लगा रहा हूँ, तो मतलब पासबुक का जो जेरोक्स रहता है वो लगा रहा हूँ। तो इधर जो कि है मैं सेकंड वाला ऑप्शन पे टिक कर देता हूँ। अगर आप कैंसिल चेक लगाओगे तो ऊपर वाला ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो कि है यहाँ पे हम लोग का फॉर्म में कुछ चीज़ मिसिंग था, इसको मैंने इधर लिख दिया है। सिग्नेचर ऑफ द पॉलिसी होल्डर का इधर लिखा रहता है, तो इधर में आपको सिग्नेचर कर देना है जो भी पॉलिसी होल्डर है, ठीक है। इधर हम अपना साइन कर देते हैं, ठीक है। साइन करने के बाद यहाँ पे आपको डेट लगा देना है जिस भी दिन आप इसको सबमिट कर रहे हो।
जैसे हम 12 तारीख को सबमिट करने वाले थे, तो 12/3/2023 हमने डेट लगा दिया। ठीक है, इतना फिल करने के बाद जो कि है आपको फिर नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाना है। ये वाला पेज को बोला जाता है एनेक्चर 1। ठीक है, एनेक्चर 1 में आपको सबसे पहले यहाँ पे डेट लगा देना है, पहला चीज। अब डेट लगा दो, डेट 12/3/2023। ठीक है, डेट लगा दिया। अब इधर पॉलिसी नंबर लगा देना, जैसे कि हमारा पॉलिसी नंबर हमने पकड़ा था 1 2 3 4 5 6, हम इधर पॉलिसी नंबर लिख देंगे। नेम ऑफ द पॉलिसी होल्डर, मतलब पॉलिसी होल्डर का नाम क्या है, तो हमारा पॉलिसी होल्डर का नाम है अनिल कुमार, हम इधर लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इधर रीजन पूछ रहा है कि किस वजह से आप पॉलिसी को सरेंडर करा रहे हो। ठीक है, तो इधर पूछ रहा है रीजन फॉर द पॉलिसी सरेंडर। ठीक है, LIC पॉलिसी सरेंडर का रीजन क्या है, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो फर्स्ट नंबर का, अर्जेंट फाइनेंशियल नीड। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है आर यू अवेयर दैट सरेंडर ऑफ पॉलिसी शैल रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ लाइफ कवर। तो आप क्या अवेयर हो कि आपका आप पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो आपका जो लाइफ कवर रहता है वो भी खत्म हो जाएगा, तो इसमें यस कर देना। और फिर जाके पूछते हैं आर यू अवेयर दैट सरेंडर ऑफ पॉलिसी में बी फाइनेंशियली डिसएडवांटेजेस। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या आपको पता है कि पॉलिसी सरेंडर करने से जो आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, वैसा कुछ पूछ रहे हैं लोग, तो इसमें भी आप यस कर देना। ठीक है, ये सब आप अवेयर होकर करवा रहे हो। अब उसके बाद जो कि आर यू अवेयर ऑफ अप्रोक्सीमेट सरेंडर वैल्यू ऑफ योर पॉलिसी। तो ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या आपका जो पॉलिसी सरेंडर वैल्यू है वो पता है कि कितने रुपए के आसपास मिलने वाला है। तो इसमें कुछ आपको भरना नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ देना, वो लोग भर लेंगे खुद। ठीक है, और उसके बाद जो कि यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है। तो इधर में जो भी आपका साइन होगा आप यहाँ पे साइन कर देना। ठीक है, साइन करने के बाद जो कि है फिर से इधर में आपको साइन करना है, सिग्नेचर ऑफ द पॉलिसी होल्डर लिखा है, यहाँ पे भी अपना साइन करोगे, जो भी आपका साइन होगा। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द पॉलिसी होल्डर लिखा है, फिर आप अपने पॉलिसी होल्डर का नाम भी लिख देना इधर। ठीक है, पॉलिसी होल्डर का नाम लिखने के बाद इधर आपको एड्रेस लिख देना। आप एड्रेस क्या लिखोगे, एड्रेस वही लिखना जो आपके आधार कार्ड पे है। ठीक है, आप आधार कार्ड दे रहे हो प्रूफ में, तो आपको आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पे लिखना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, आपका आधार कार्ड का एड्रेस और आपका जो पॉलिसी का एड्रेस दिया हुआ है, मतलब आपका जो पॉलिसी का बॉन्ड है उस पर भी एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, वो पॉलिसी का बॉन्ड का एड्रेस जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो दोनों एक रहना चाहिए। ये नहीं कि आपका पॉलिसी बॉन्ड पे कुछ और एड्रेस लिखा हुआ है, आपके आधार कार्ड पे कुछ और एड्रेस लिखा हुआ है। अगर ऐसा है, आपके पॉलिसी बॉन्ड पे कुछ और एड्रेस है, आपके आधार कार्ड पे कुछ और एड्रेस है, तो सबसे पहले आप ब्रांच पे जाना, ब्रांच वाले आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन लिख के आप जमा करोगे तो वो लोग जो कि है 1-2 घंटे के अंदर ही आपका जो पॉलिसी है उसमें आपका एड्रेस चेंज कर देंगे, जो आधार कार्ड पे एड्रेस होगा वही करवा देंगे, और फिर उसके बाद आप ये सब फॉर्म जमा कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे आपका आधार कार्ड का जैसे सेम एड्रेस लिखना है, और आपके पॉलिसी बॉन्ड पे अगर अलग कुछ एड्रेस है तो आपको वही एड्रेस अपने पॉलिसी बॉन्ड पे भी करवा लेना है। ठीक है, मतलब आधार कार्ड का पॉलिसी बॉन्ड का एड्रेस आपका सेम रहना चाहिए, और वही एड्रेस आप ये लाइन सब में पूरा में लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, अपना एड्रेस कंप्लीट एड्रेस इधर लिख दोगे। उसके बाद जो कि है आपको इधर एनेक्चर 2 पे आ जाना है, जिसको एग्जिट इंटरव्यू फॉर्म भी बोला जाता है। अब ये वाले फॉर्म में आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर डेट लगा देना है, सॉरी डेट हो गया 12/3/2023। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी नंबर जैसे कि हमारा 1 2 3 4 5 6 था, इधर पॉलिसी होल्डर का नाम अनिल कुमार। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ सरेंडर फॉर रिक्वेस्ट, तो ये आपको डेट लगा देना है कि कब आप सरेंडर करने का रिक्वेस्ट दे रहे हो। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, रीजन फॉर द सरेंडर ऑफ पॉलिसी, आप पॉलिसी क्यों सरेंडर कर रहे हो, तो इधर फिर से ये वाला फर्स्ट वाला टिक कर देना, अर्जेंट फाइनेंशियल नीड। फिर जाके फिर से पूछा जा रहा है कि आप क्या अवेयर हो कि आपका लाइफ इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा, तो यस पे टिक कर देना। उसके बाद फिर से पूछा जा रहा है इज द पॉलिसी होल्डर अवेयर दैट द सरेंडर ऑफ LIC पॉलिसी में भी डिसएडवांटेजेस, तो फिर इस पे यस पे क्लिक कर ये वो टिक करना है। ठीक है, फिर जाके इधर अप्रोक्सीमेट सरेंडर वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, तो इधर भी आपको यस पे टिक करना है। आप इधर चाहो तो सरेंडर वैल्यू फिल कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सरेंडर वैल्यू को ब्लैंक ही छोड़ दो, जो LIC वाले होंगे वही लोग फिल कर लेंगे। ठीक है, और आपको इधर नीचे में कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है, वो लोग खुद फिल करेंगे। ठीक है, तो आपका ये फॉर्म वगैरह भरना कंप्लीट हो जाता है। तो इतना ही कुछ जो कि आपको फॉर्म में करना रहता है, इतना कुछ आप अपने फॉर्म में कर देते हो तो आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब ये फॉर्म वगैरह फिल कर देते हो आप, उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो कि अपना आधार कार्ड का एक जेरोक्स लगा देना है, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, पर फिर से मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये सब फॉर्म फिल कर लेना है, इसके साथ में आपको आधार कार्ड का एक जेरोक्स लगाना है, एक पैन कार्ड का जेरोक्स लगाना है,
अपने बैंक पासबुक का एक जेरोक्स लगाना है, या अगर आप कैंसिल चेक दे रहे हो तो आप कैंसिल चेक लगा देना, ठीक है। और उसके बाद जो कि है आपको अपना पॉलिसी बॉन्ड, जो आपका पॉलिसी का बॉन्ड है, ठीक है, ओरिजिनल जो पॉलिसी बॉन्ड रहता है वो भी आपको इसके साथ ही अटैच करके आपको अपने ब्रांच पे जमा कराना है, ठीक है। जो भी आपका एलआईसी का ब्रांच है उसी पे जमा होगा, कोई और एलआईसी ब्रांच पे जमा नहीं होगा, ठीक है। आपके होम ब्रांच पे ये जमा होता है, तो ये सब चीज़ आपको लेके जाना है और अपने एलआईसी ब्रांच पे जमा कराना है। और याद रखना है कि आप जो जो डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स ले जा रहे हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड का और अपने बैंक का पासबुक का, ठीक है, वो सब आपके पास ओरिजिनल कॉपी भी साथ में रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो कि है ओरिजिनल कॉपी भी आपका देखने के लिए मांग सकते हैं, ठीक है। तो जेरोक्स ओरिजिनल दोनों साथ में रखना, जेरोक्स आपका जमा हो जाएगा और ओरिजिनल हो सकते हैं कि वो लोग देखने के लिए मांगे, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट अपने पॉलिसी ओरिजिनल बॉन्ड के साथ आप जमा कर देना, और वो लोग जब जमा लेंगे ये सब डॉक्यूमेंट सब कुछ, ठीक है, तो उस समय जो कि है आपको एक रिसिप्ट वो लोग काट के देंगे, ठीक है। एक लंबा सा रिसिप्ट रहेगा पेपर का, उसमें लिखा रहेगा कि आपका जो पॉलिसी नंबर रहता है वो लिखा रहेगा, और उसमें जो कि है जब भी आप जमा करोगे उस दिन का डेट वगैरह लगाया रहेगा। तो एक तरह से आपका रिसिप्ट रहता है, वो आपको काम आता है कि आपका अगर पैसा आने में लेट हो रहा है तो उस समय आप जाकर पता कर सकते हो रिसिप्ट के द्वारा, ठीक है। तो रिसिप्ट आपको काट के दे देंगे, और ये सब जितना भी डॉक्यूमेंट्स और आपका कागज उगज रहेगा सब वो जमा ले लेंगे। और हाँ, एक चीज़ और भूल गया, ये सब चीज़ के साथ आपको एक एप्लीकेशन भी लिख के देना पड़ता है, ठीक है। A4 पेपर जो रहता है, A4 पेपर पे आप एक एप्लीकेशन लिख देना, एक फॉर्मल वे पे, कोई है नहीं कि हाई फाई आपको एप्लीकेशन लिखना है, एक फॉर्मल तरीके से आपका एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन में आप क्या लिखोगे, टू दी LIC या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और आपका जो शहर पड़ता है उस शहर का नाम, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट में लिख देना कि LIC पॉलिसी सरेंडर, और उसके बाद आसानी से थोड़ा मोड़ा लिख देना कि आपका जो है पॉलिसी क्यों सरेंडर करा रहे हो और आपका पॉलिसी नंबर वगैरह क्या है, ठीक है। और वही लिख के जो कि है एक एप्लीकेशन साथ में अटैच करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन, ये सब फॉर्म, जितना मैंने फॉर्म आपको भरवाया, और साथ में आपका जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पासबुक का जेरोक्स, कैंसिल चेक, ठीक है, और आपका जो पॉलिसी बॉन्ड है, ये सब चीज़ लेके आपको जाना है अपने ब्रांच पे और जमा करना है। ये सब आप जमा करते हो तो उसके बाद आपको रिसिप्ट मिलेगा। रिसिप्ट मिलने के बाद जो कि आपको 5 से 10 दिन का वेट करना है। 5 से 10 दिन में जो कि है आपके बैंक अकाउंट में जितना भी सरेंडर अमाउंट होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।